नमस्कार दोस्तों, अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। रात के 9 बज गए हैं और हम आपके लिए आज पहली बार आपके इस चैनल पांडे जी टेक्निकल पर केमिस्ट्री की पहली क्लास लेकर के हाजिर हैं। तो दोस्तों फटाफट आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमें एक लाइक ज़रूर दीजिए और हमें कमेंट भी ज़रूर लिख के बताइए कि आपको हम आज जो बता रहे हैं इसमें कोई डाउट हो रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की। बहुत सारे स्टूडेंटों ने कहा कि सर केमिस्ट्री की क्लास जल्दी लगाइए, केमिस्ट्री की क्लास जल्दी लगाइए। तो दोस्तों आप लोगों के रिक्वेस्ट से हम केमिस्ट्री की क्लास लेकर के आ गए हैं। इसके पहले हमने फिजिक्स की 2 क्लासें ली हैं, अब इसके आगे हम सीएस की भी क्लासें लेने वाले हैं और मैथमेटिक्स की भी क्लासें हम लगाने वाले हैं आपके इसी चैनल पर। आपको डेली वीडियोज रात के 9 बजे मिल जाया करेंगी, तो आप रात के 9 बजे बिल्कुल तैयार रहा करिए हमारे वीडियोज देखने के लिए। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के पहले चैप्टर परमाणु संरचना, आवर्त सारणी एवं रासायनिक बंधन के अबाउट। इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं जो कि पेपर में आते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चनों के अबाउट डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आपको एक और हम आज बहुत अच्छी चीज़ बता दें कि जैसे आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहते हैं या फिर आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप हमें मेल लिख सकते हैं SAURABH सौरभ ओझा 03722 सौरभ ओझा 03722 पर आप हमें मेल लिख सकते हैं और अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स भी करके हमसे अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखें आपकी स्क्रीन पर जो है समस्थानिक एवं समभारिक। देखें दोस्तों, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको हर बार पेपर में आने वाला है, ठीक है। वो एक क्वेश्चन कभी कभी 1 नंबर का हो जाता है, कभी 2 नंबर का हो जाता है और कभी कभी आपका 3 नंबर का हो जाता है, लेकिन ये लगभग 90% क्लियर होता है कि इस पॉइंट से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो हम इसे आज अच्छे से समझने वाले हैं कि समस्थानिक और समभारिक क्या होते हैं। देखिए आपको बिल्कुल समझने की चीज बता रहे हैं। आपने किसी भी तत्व के लिए 2 चीजें पढ़ा होगा, एक परमाणु क्रमांक और दूसरा परमाणु भार, ठीक है। एक परमाणु क्रमांक और दूसरा परमाणु भार हमने पढ़ा है। आप यहां से ध्यान दीजिए, क्या है समस्थानिक, जिसका स्थान समान हो उसी को हम क्या बोलेंगे, समस्थानिक। तो स्थान का निर्धारण किसके हिसाब से आवर्त सारणी में हुआ है, परमाणु क्रमांक के हिसाब से। स्थान का निर्धारण आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के हिसाब से हुआ है, मतलब जिनके स्थान समान हो, मतलब जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, उन्हीं को हम क्या बोल देंगे, समस्थानिक। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उन्हें हम क्या बोल देंगे, समस्थानिक। और अब हम बात करते हैं समभारिक की। आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, समभारिक मतलब जिनके भार क्या हो, समान हो। भार का मतलब इसमें परमाणु भार से हो गया। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। आपको यही चीज यहाँ पर थ्योरी के रूप में दिखाया गया है। समस्थानिक किसी तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तो एक जैसी होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण उनके परमाणु द्रव्यमान में अंतर आ जाता है। इसी को समस्थानिक कहा जाता है, ठीक है। देखें अब आपको एक चीज बता दें, कोई भी नाभिक होगा, किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक में हमेशा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में, ध्यान दीजिएगा वृत्ताकार पथ नहीं होता, वो एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन धनावेश होता है। तो किसी भी परमाणु का नाभिक कैसा होता है, परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है और इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो इसी कारण से ये धन आवेश और ये ऋण आवेश मिल करके किसी भी परमाणु को स्थिर कर देते हैं। इस पर जितना यहाँ पर ऋण आवेश होता है उतना ही इसके नाभिक में धनावेश होता है। मतलब इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, इसका निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है और यह संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। मान लीजिए कोई तत्व आपको दे दिया गया जिसका परमाणु क्रमांक 12 है
तो उस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 12, और प्रोटॉनों की संख्या भी आपकी कितनी हो जाएगी 12। ई बराबर पी बराबर जेड, आपको केवल यही याद कर लेना है, ई बराबर पी बराबर जेड। ई क्या है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पी क्या है आपका प्रोटॉनों की संख्या, और जेड क्या है आपका परमाणु क्रमांक। ठीक है, इसी के साथ एक चीज और आता है, परमाणु भार बराबर आपका होता है जेड प्लस एन, या ई प्लस एन, या फिर पी प्लस एन। आप तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं परमाणु भार के लिए। ए क्या है आपका परमाणु भार है, जेड आपका क्या है परमाणु क्रमांक है, ई क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, पी क्या है आपका प्रोटॉनों की संख्या, और ये तीनों बराबर होती हैं। और प्लस यहाँ पर एन क्या है, एन है आपका न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ए बराबर पी प्लस एन अगर हम लिख देंगे तो परमाणु भार जो होगा वो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। तो चलिए इसी पर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करिए और उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको कोई तत्व दे दिया गया है जिसका परमाणु क्रमांक आपको दे दिया गया है 15, हम केवल कल्पना कर रहे हैं और मान लेते हैं उसका परमाणु भार कितना है 29, तो आपको उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, आपको उसमें प्रोटॉनों की संख्या बतानी है, और आपको उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या फटाफट कमेंट करें, जबकि उसमें दिया गया है परमाणु क्रमांक आपको दे दिया गया है 15 और परमाणु भार आपको दे दिया गया है 29। तो आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। फटाफट इसका आप आंसर कमेंट में करिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसके करेक्ट आंसर देते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे पॉइंट में हम। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप हमें मेल कर सकते हैं, जो हमने मेल आईडी आपको बताई है, या फिर आप कमेंट लिख सकते हैं। फिर आता है आपका कक्षकों के आकार। देखें शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ये पॉइंट आपका पॉलिटेक्निक 2013 में आया हुआ है, और इसके बाद ये 2015 में भी आया हुआ है, 2013, 2015 और 2007 में आया हुआ यह क्वेश्चन है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, कक्षकों के आकार। देखिए सबसे पहले यह ध्यान दें कि कक्षक कितने प्रकार के होते हैं। कक्षक 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। इन चारों कक्षकों के आकार आपको बताने हैं, यह आपको लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, एस, पी, डी, एफ। ठीक है, या फिर इसको आप के एल एम एन बोलते हैं। के एल एम एन क्या होते हैं आपके कोष होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि कक्षकों के आकार कैसे होते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है यस का, तो जो एस ऑर्बिट होता है वो बिल्कुल एक ऐसे वृत्त के रूप में होता है। एस ऑर्बिट का शेप जो होता है आकार, वो एक वृत्ताकार होता है। आपको वृत्त बना करके उसी में लिख देना है एस ऑर्बिट। फिर आपका आता है पी ऑर्बिट, तो जो पी ऑर्बिट आपका होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, एक एक्स अक्ष, दूसरा वाई अक्ष और तीसरा जेड अक्ष। तो एक्स अक्ष के लिए आपका ये शेप बनता है, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। वाई वाले के लिए आपका ये शेप बनता है, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। और जेड वाले के लिए आपका यह बनता है, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि कैसे बनते हैं। ठीक है, इसीलिए हम आपको इसको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा दें। आप इसको अपनी स्क्रीन पर माफ कीजिएगा, स्क्रीन पर नहीं, आप इसको अपनी नोटबुक में बना लीजिए कि पी 3 भागों में होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं, इनका योग करते हैं, तो हमें पी ऑर्बिट प्राप्त होता है। फिर आपका आता है डी, जो आपका डी ऑर्बिट होता है दोस्तों, ये डी ऑर्बिट 5 प्रकारों में होता है। ठीक है, डी ऑर्बिट आपका 5 प्रकार में होता है। पहला डी एक्स वाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। तो जब डी एक्स वाई होगा तो उसका शेप इस प्रकार से होगा, जब डी वाई जेड होगा तो इसका शेप इस प्रकार से होगा, और जब डी एक्स जेड होगा तो उसका शेप इस प्रकार से होगा। इसमें कुछ समझाने वाले बात है नहीं, इस शेप को आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। और यह ध्यान देना है कि एस एक वृत्ताकार हो जाता है। पी के 3 पार्ट होते हैं और डी के 5 पार्ट होते हैं, जिसमें से 3 हमने बताया डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और चौथा आपका होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जिसका शेप आपका इस प्रकार से होता है। और फिर अगला आपका होता है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, डी जेड स्क्वायर आपका अगला होता है, जिसका शेप आपका कुछ इस प्रकार से होता है। तो डी का आपका शेप ये हो जाता है। लेकिन अब इसके बाद बात आती है कि एफ का, हमने एस पी डी देखा लेकिन हमने एफ का शेप नहीं देखा। तो दोस्तों आपको बात यहाँ पर यह ध्यान रखनी है कि जो एफ ऑर्बिट होता है
इसका आकार अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है, क्योंकि ये आवर्त सारणी के थोड़ा नीचे दर्शाए जाते हैं, इसलिए इनका स्थान, इनका शेप अभी निर्धारित नहीं हो पाया है। तो आपको इन्हीं तीनों का शेप बनाना है और एफ के लिए लिख देना है कि एफ का आकार अभी निर्धारित नहीं है। ठीक है, जहां पर भी आपको डाउट होता है आप फटाफट क्वेश्चंस में आप हमें कमेंट्स में पूछते रहिए। फिर आपका आता है हेजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, हेजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, मैं भी आप लोगों की तरह पॉलिटेक्निक का ही स्टूडेंट हूं। जब हमने पेपर दिया था फर्स्ट सेमेस्टर का, तब हमारे टाइम में ये आया था हेजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो इसलिए हेजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है। यह पॉलिटेक्निक 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है और 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है हेजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इस सिद्धांत को वर्नर हेजनबर्ग ने प्रदर्शित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया था, अब उसको आप उसकी थ्योरी समझिए। इसमें कहा गया था कि किसी एक ही समय पर, मान लीजिए किसी एक निश्चित समय पर किसी गतिशील कण की स्थिति तथा उसके संवेग का निर्धारण करना, एक साथ निर्धारण करना असंभव है। ठीक है, किसी एक ही निश्चित समय पर किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति तथा वेग दोनों का एक साथ ठीक निर्धारण करना असंभव है। आपको ये थ्योरी आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप इसे समझिए। मान लीजिए कोई कण आपका यहाँ पर है, कुछ समय बाद यह यहाँ आता है, कुछ समय बाद यहाँ पे, कुछ समय बाद यहाँ पे, कुछ समय बाद यहाँ पे, कुछ समय बाद यहाँ पे। तब आप देख सकते हैं कि आपको मान लीजिए किसी निश्चित टाइम टी पर ज्ञात करना है, तो अब टी पर आप यह नहीं निर्धारित कर सकते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ पर है, इसकी स्थिति यहीं पर है या और आगे बढ़ गई, और इसका वेग क्या है। ठीक है, तो हेजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत यही कहता है कि किसी एक ही समय पर किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति तथा वेग दोनों का एक साथ ठीक निर्धारण करना संभव नहीं है। इसको जब हम मैथमेटिकल रूप में लिखते हैं तो डेल पी इंटू डेल एक्स इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ठीक है, अब यहाँ पर पी आपका क्या होता है, पी हमने पहले भी पढ़ लिया है कि पी क्या होता है, आपका संवेग होता है। डेल पी मतलब संवेगों का अंतर। संवेग क्या होता है, एम इंटू वी। एम क्या है, द्रव्यमान, और वी क्या है, वेग। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल आपका संवेग कहलाता है। इंटू डेल एक्स, एक्स क्या है, आपकी डिस्टेंस है या स्थिति है। ये मतलब संवेग और स्थिति का गुणनफल या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा प्लॉन्क कांस्टेंट एच बटे 4 पाई के। एच क्या है, आपका प्लॉन्क नियतांक है। ठीक है, आप यहाँ पर पी की वैल्यू भी एम और बी रख सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा एम डेल बी इंटू डेल एक्स इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई। यही आपका कहलाता है हेजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो आज के लिए बस इतना बहुत था, चूंकि आपको धीरे धीरे कवर करना है। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर महत्वपूर्ण है, क्वांटम नंबर से आपका एक न्यूमेरिकल निश्चित रूप से पूछा जाने वाला है। तो क्वांटम नंबर के लिए तैयार रहिए आप हमारे अगले वीडियो को, मतलब नेक्स्ट डे रात 9 बजे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।